हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इट्स मिराकी पर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी जियोग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और इस ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, जियो एंड ग्राफी। ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिलके बना है, जियो एंड ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी। तो ज्योग्राफी का मतलब हुआ अर्थ की स्टडी। ज्योग्राफी अर्थ के फिजिकल फीचर्स और इन्वायरमेंट्स की, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी का इम्पैक्ट भी इन्वॉल्व है, इसकी स्टडी है। मतलब कि जो जितना भी अर्थ का फिजिकल फीचर है और जितना भी अर्थ का इन्वायरमेंट है और उसके साथ साथ जो ह्यूमन एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट पड़ता है इन पे, ये सारी चीज़ों की स्टडी ज्योग्राफी को कहते हैं। हम इसकी स्टडी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकेंड है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दो पिक्चर्स हैं जो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को बता रही हैं। ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है और ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी कि जो चीज़ अर्थ के पास पहले से अवेलेबल हो, मतलब अर्थ के पास पहले से ही हो, जैसे कि ट्रीज़ हो गए, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, लैंड हो गया, ये सारी चीज़ें। और वहीं जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये इंक्लूड करता है मैन मेड चीज़ें जो ह्यूमंस ने बनाई हों, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, रोड रेल नेटवर्क्स हो गए और बाकी सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिज़िकल ज्योग्राफी। तो हम फिज़िकल ज्योग्राफी को थोड़ा और डीप से समझेंगे। फिज़िकल ज्योग्राफी या फिर कई बार हम इसे क्या कह देते हैं, फिजियोग्राफिक। ठीक है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है? ये जो ज्योग्राफी है ये अर्थ साइंस पे फोकस करता है कि अर्थ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, इसको समझने के लिए ये इसका मेन एम है इस चीज़ को समझना कि अर्थ के जितने भी अर्थ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, इनको समझना ही फिज़िकल ज्योग्राफी है। मतलब जो और इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? क्लाइमेटिक चेंज हो गया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एनर्जी डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन और वैनिशिंग स्पीसीज। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको समझने में और इसको सॉल्व करने को ही हम फिज़िकल ज्योग्राफी बोलते हैं। अब हमारा है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हमें बताती है कि द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डीलिंग विद नेचुरल फीचर्स। ज्योग्राफी की वो ब्रांच जो नेचुरल फीचर्स हैं उससे डील करती है, उसे हम फिज़िकल ज्योग्राफी बोलते हैं। अब फिज़िकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वेदर, उसके बाद आता है बीच, कोस्ट लाइन हो गया, फॉरेस्ट हो गए, हिल्स हो गए, रिवर्स, माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गई, क्लिफ, सीजन्स हो गए, सीज और ओशियंस, वेजिटेशन एंड सॉइल। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी फिज़िकल ज्योग्राफी में आती हैं। अर्थ है, अर्थ कंसिस्ट करता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, पेडोस्फीयर, फ्लोरा एंड फना के पैटर्न्स जो जिसका मतलब होता है बायोस्फीयर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंबाइन होके क्या बनाती हैं? अर्थ। मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, पेडोस्फीयर, फ्लोरा, फना और बायोस्फीयर, ये सारी चीज़ें मिलके हमारी अर्थ को बनाती हैं। मतलब अर्थ में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिस पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो इसको भी हम थोड़ा डीप समझेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी वो ब्रांच है ज्योग्राफी की जिसमें जो ह्यूमन सोसाइटी जब फॉर्म होती है, जब शेप लेती है, तो जो पैटर्न्स और प्रोसेसेस होते हैं, इसकी स्टडी पे जो चीज़ फोकस करती है उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। मतलब ह्यूमन सोसाइटी शेप ले रही है और इसको शेप देने में जितने भी पैटर्न्स और प्रोसेसेस यूज़ हुए हैं, उसकी जो स्टडी है उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। हमारे पास इसकी 3 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो रेड्जल की दी हुई है, सेकंड हमारी एलन सी सैम्पल की है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे रेड्जल की। रेड्जल की डेफिनेशन क्या कहती है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो ह्यूमन सोसाइटी
और अर्थ के सरफेस के बीच की जो रिलेशनशिप है उसकी सिंथेटिक स्टडी है। मतलब ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ की सरफेस के बीच की जो भी रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, ये रेड्ज़ेल का कहना है। और हमारी सेकंड डेफिनेशन है एलन सी सैम्पल की, जो कि आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। इनकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो स्टडी है चेंजिंग रिलेशनशिप की किसके किसके बीच, जो अनरेस्टिंग मैन है, ना रुकने वाला इंसान, और ना अनस्टेबल एंड द अनस्टेबल अर्थ, और ना ठहरने वाली अर्थ। मतलब ना ही अर्थ रुक रही है ना ही ह्यूमंस रुक रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रही है। क्योंकि जो अर्थ है वो भी डेवलप हो रही है, वो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें, ह्यूमंस में भी चेंजेस आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं ह्यूमंस भी। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो चेंजिंग रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप भी चेंज होता जा रहा है, तो इसकी जो स्टडी है इसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहा है एलन सी सैम्पल ने। और ये जो डेफिनेशन है ये कुछ मिलती जुलती है आज के टाइम से। हमारा थर्ड डेफिनेशन है हमारी कि द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डीलिंग विद हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ सरफेस, कि वो ब्रांच ज्योग्राफी की जो डील करती है किसके साथ, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं और इन्फ्लुएंस हो रही हैं किससे, अर्थ की सरफेस से। मतलब अर्थ की सरफेस से जो ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ हैं या तो उस पर अफेक्ट पड़ रहा है, नहीं तो उससे उन पर इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। तो इसकी जो कैसे उस पर अफेक्ट या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, इसकी जो स्टडी है उससे कैसे वो डील कर रहा है, इसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो ये हमारी लास्ट डेफिनेशन थी ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी से आपको समझ आ गया होगा कि वो ब्रांच ज्योग्राफी की जो कि ह्यूमंस पे, मतलब ह्यूमंस को रिस्पेक्ट में लेके उसकी स्टडी करे, उसके रिलेशनशिप को, मतलब ह्यूमंस के रिलेशनशिप को अर्थ के रिलेशनशिप या नेचर के रिलेशनशिप की स्टडी करे, उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर के बारे में। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो क्या स्टडी करता है, वो स्टडी करता है कि कैसे जो फिज़िकल इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है जो कि ह्यूमन बींग्स ने खुद क्रिएट किया है अपनी म्यूचुअल इंटरेक्शन के साथ, मतलब जो फिज़िकल इन्वायरमेंट जो है हमारे अर्थ का, और साथ में जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट्स है, मतलब सोशल और जो कल्चरल इन्वायरमेंट हमारे ह्यूमंस ने बनाया है, उसके बीच जो मतलब रिलेशंस इस्टेब्लिश किया है ह्यूमंस ने खुद ही अपने म्यूचुअल इंटरेक्शन से, उसकी जो स्टडी है, उसके जो इंटर रिलेशनशिप की स्टडी है, उसको स्टडी करता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके हैं दो एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट का है और सेकंड एलिमेंट जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। तो फिज़िकल इन्वायरमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है लैंडफॉर्म्स, फिर सॉइल्स, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। ये सारी चीज़ें हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट में आती हैं। और फिर हमारा जो है हाउसेस, विलेजेस, सिटीज़, रोड और रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज़, फार्म्स, पोर्ट्स और जो आइटम्स हम डेली यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमंस ने क्रिएट की हैं, ये ह्यूमन बींग्स की एलिमेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो दो ब्रांचेस हैं हमारी ज्योग्राफी की, फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके कुछ सब कैटेगरीज भी हैं। जैसे जो फिज़िकल ज्योग्राफी है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बायो जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, मीटियोरलॉजी, कोस्टल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोग्राफी, पेडोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड मैनी मोर। ये सारी चीज़ें हमारे फिज़िकल ज्योग्राफी में इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कल्चरल ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी या जियोपॉलिटिक्स, डेमोग्राफी या पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी एंड मैनी मोर। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी में इस इंक्लूडेड हैं। इसके कुछ सब कैटेगरीज हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि कैसे जो ह्यूमंस थे उनका नेचुरलाइजेशन हुआ और जो नेचर था इसका ह्यूमनाइजेशन हुआ। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन।
पहले के समय में जब जो टेक्निकल एडवांसमेंट थी वो आज की तरह नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, डेवलप नहीं हुआ था हमारा अर्थ, तो जो ह्यूमन बींग्स थे उनको नेचर डिक्टेट करता था, मतलब उन्हें नेचर बताता था कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब वो नेचर पे डिपेंडेंट थे। उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो सिर्फ नेचर के थ्रू थे कि वो नेचर जो उन्हें दे रहा है वो वही यूज़ कर सकते थे। पुराने टाइम में ह्यूमंस जो थे वो नेचर से डरते थे और यही कारण था कि वो नेचर को वर्शिप करना, मतलब पूजा करना नेचर की उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। यही एग्जाम्पल है हमारा कि जैसे ज़्यादा बारिश की वजह से भूकंप आ गया या फिर वॉल्केनोज फट गए, ऐसी कई जो नेचर से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ जिसका कंट्रोल सिर्फ नेचर कर सकती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने भगवान की पूजा करने पे मजबूर कर दिया लोगों को। लोग इसकी वजह से डर गए जिससे उन्होंने उसकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। जो नेचर था उसका कंप्लीट कंट्रोल था ह्यूमन लाइफ पे। क्यों? क्योंकि जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी वो तो बहुत ज़्यादा लो थी और जो स्टेज था ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट का वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल था। मतलब जो ह्यूमंस थे उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो सोशली इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी थी वो भी बहुत ज़्यादा लो थी, जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ थी वो टोटली किसके कंट्रोल में थी? नेचर के। मतलब जो भी था नेचर करता था उनके साथ। और इसी को क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसी को हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन करेंगे हम कि इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर वाज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी, जो पुरानी ह्यूमंस की सोसाइटी थी, जो ज़्यादा डेवलप नहीं थी, जिसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, और साथ ही में जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थे नेचर के, उस टाइम नेचर जो था वो सुपीरियर था, तो उसके जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थे नेचर के, ये दोनों के जो इंटरेक्शन था इन दोनों का, ये मिलके क्या हुआ? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बन गया। मतलब इसमें क्या था कि जो नेचर था वो सुपीरियर था, वो हाई पे था, और जो ह्यूमंस थे वो इन्फीरियर थे, वो लो पे थे। मतलब जो भी था नेचर था, नेचर हमारा टॉप पे चल रहा था। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है ह्यूमंस अंडरस्टैंड द रूल ऑफ नेचर। जो ह्यूमंस थे उन्होंने नेचर के रूल को धीरे धीरे समझना शुरू किया और इसी की वजह से वो ज़्यादा डेवलप्ड होते गए। मतलब उन्होंने नेचर को समझना चालू किया, उन्हें पता लग गया कि क्या चीज़ हमारे फ़ायदे की है, क्या चीज़ हमारे नुकसान की है, कैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वजह से वो डेवलप्ड होते गए। ह्यूमंस जो थे वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में कैसे सक्षम रहे, उन्होंने टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की? उन्होंने नेचर के लॉस को समझा। मतलब नेचर था उसके लॉस को समझना शुरू किया उन्होंने देखा कि हमारे फ़ायदे के लिए ये चीज़ है और हमारे नुकसान के लिए ये चीज़ है, तो हम अपने फ़ायदे का सोचेंगे। और इस तरह से उन्होंने इस नेचर के लॉस को समझ के टेक्नोलॉजी जो थी उसको डेवलप कर लिया और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग गए। जैसे कि एग्जाम्पल है कि हमने फ्रिक्शन और हीट के कॉन्सेप्ट को समझा और इस कॉन्सेप्ट ने हमारी हेल्प की फायर डिस्कवर करने में। तो नेचर को हमने समझा और नेचर ने हमें हेल्प की डेवलप होने में। वैसे ही सेकंड एग्जांपल है कि हमने जो डीएनए थे और जेनेटिक्स उसके सीक्रेट्स को समझा। मतलब हमने नेचर को समझा और इसने हमें क्या किया? कई डिजीज़ेस को, कई बीमारियों को ख़त्म करने में हेल्प की। तो हमारी हेल्प की डेवलप होने में नेचर ने। थर्ड एग्जांपल हम यूज़ करेंगे कि जो लॉ था एरोडायनेमिक्स का, लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स को हमने समझा, यूज़ किया। हमने नेचर को समझा और साथ में फास्टर प्लेन्स डेवलप किए, तो नेचर ने हमारी हेल्प की। मतलब तीनों एग्जांपल से हमें पता लगता है कि हमने नेचर को समझा और नेचर के लॉस को समझा और नेचर ने हमें हेल्प की डेवलप होने में, टेक्नोलॉजी बढ़ाने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि नेचर का ह्यूमनाइजेशन कैसे हुआ, मानवीकरण कैसे हुआ नेचर का। ठीक है, तो जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, एडवांस होने लगी, तो जो ह्यूमंस थे उन्होंने नेचर को समझना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बढ़ने लगी थी साइंस और टेक्नोलॉजी, तो ह्यूमंस ने नेचर को स्टार्ट कर दिया था और साथ ही में जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको समझने लगे थे कि कैसे यूज़ करें ताकि वो उनके बेनिफिट में यूज़ हों। मतलब
एक तो उन्होंने क्या किया कि जो नेचर था उसके जितने भी लॉज थे उसको समझा, और साथ ही साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें मिल रहे थे उसको उन्होंने समझना चालू किया कि कैसे यूज़ करें ताकि जो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ही बेनिफिट में हों। ठीक है, तो जो ह्यूमंस थे उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया, क्यों? अपनी लाइफ ईजी बनाने के लिए। ठीक है, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया ताकि उनकी लाइफ ईजी बन जाए। अब वो किसी भी काम को टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते थे। ठीक है, कोई भी काम वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते थे, जैसे कि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ बनाई, हेल्थ सेंटर्स बनाए, साइंस लेबोरेटरीज़ बनाई और भी कई चीज़ें बनाई, सब टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से, और ये सारी चीज़ें उनकी अपनी बेनिफिट के लिए। जो लोग थे उन्होंने इन्वायरमेंट, ठीक है, जो था और जो नेचर के फोर्सेस थे उसको बीतते समय के साथ समझना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों ने समय बीतता गया और उन्होंने इसको और समझना चालू कर दिया कि इन्वायरमेंट हमारा कैसा है और साथ ही में जो नेचर के फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसको समझना चालू कर दिया बीतते समय के साथ, और ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो समझते गए जिससे उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में और ज़्यादा हेल्प होती गई। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हेल्थ केयर उन्होंने हाईलैंड्स पे कर दिया, जो ऊंची जगह थी वहाँ पे हेल्थ केयर्स कर दिया, पहले पॉसिबल नहीं था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। उन्होंने अर्बन एरियाज़ को इंक्रीज़ कर दिया, है ना, ऑर्चिड्स और जो पास्चर थे वो प्लेन्स और रोलिंग हिल्स में ले आए। ठीक है, और स्पेस में सैटेलाइट भेजी। ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई? टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से। इस वजह से हम इन चीज़ों को यूज़ कर सके अपने बेनिफिट के लिए। जो अर्लियर क्लासेस थी, मतलब जो पहले की क्लासेस थी, उन्होंने इसे पॉसिबिलिज्म कहा। अब पॉसिबिलिज्म से क्या पता लगता है? हमने पीछे डिटर्मिनिज्म पढ़ा, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। उसमें क्या था? जो नेचर था वो सुपीरियर था और जो ह्यूमंस थे वो इन्फीरियर थे। मतलब नेचर जो था वो बताता था ह्यूमंस को कि कैसे, मतलब उनको अंडर रखता था अपने। और यहाँ पे क्या हुआ? पॉसिबिलिज्म, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हुई कि कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं नेचर को। उन्होंने नेचर को समझा, नेचर के लॉस को समझा और दोनों साथ में रिलेशनशिप बना के चलने लगे ताकि दोनों का ही बेनिफिट हो। ये पॉसिबिलिज्म था। जो ग्रिफ्टी टेलर थे, ग्रिफ्ट टेलर, ठीक है, ग्रिफ्ट टेलर, इन्होंने एक मिडिल पाथ इंट्रोड्यूस किया, बीच का रास्ता इंट्रोड्यूस किया। किसके बीच? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में। इसमें क्या था? डिटर्मिनिज्म में नेचर सुपीरियर था, ह्यूमंस जो थे इन्फीरियर थे, मतलब नेचर सबसे ऊपर था। और वहीं जो पॉसिबिलिज्म था इसमें क्या था? जो नेचर था वो ह्यूमन के साथ साथ चल रहा था, मतलब हेल्प कर रहा था, एक दूसरे के साथ चल रहे थे। फिर क्या हुआ? ग्रिफ्ट टेलर थे, इन्होंने एक मिडिल पाथ निकाला इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म के बीच में, और इसको क्या नाम दिया गया? नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसको नाम दिया गया नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अब इसका नाम ये क्यों दिया गया, नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म? अब जो इसका मतलब है कि अगर नेचर आपको हेल्प करती है इसमें भी, कि अगर हम रेड लाइट का सिग्नल लेके चलें, हमारे ट्रैफिक लाइट का, तो जो रेड लाइट है वो हमें बोलती है रुकने को और ग्रीन लाइट हमें बोलती है जाने को। बट जो हमारी ऑरेंज लाइट होती है या येलो लाइट होती है उसको माना जाता है वो चलने के लिए तैयार। उसी तरीके से जब नेचर हमें रेड लाइट दे तो रुको और नेचर ग्रीन लाइट दे तो चलो। बट ये नहीं कि अगर तुम रुक गए हो तो उसके बाद चलो ही नहीं। कि मतलब कि अगर पॉसिबिलिज्म में हम नेचर को यूज़ कर रहे हैं एक लिमिट तक, मतलब कि पॉसिबिलिज्म में हमने क्या किया? नेचर को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते गए, बट किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। तो अगर नेचर आपको कह रहा है या चेतावनी दे रहा है कि आपकी लिमिट आ गई है, अब इससे ज़्यादा अगर आप डेवलपमेंट करोगे तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर यू ऑल्सो, मतलब आपके लिए भी वो हार्मफुल होगा, तो आपको वो चीज़ वहाँ रोक देनी चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का। अब जो नियो डिटर्मिनिज्म था ये हमें बताता है नेचर पे कंट्रोल करना, कि नेचर पे कंट्रोल किस तरह से किया जाए। ठीक है, जो ह्यूमंस थे अब नेचर से डरते नहीं थे, उन्होंने नेचर से डरना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब वो जानते थे कैसे नेचर को अपने
बस में किया जाए, कैसे नेचर को कंट्रोल किया जाए और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए और इससे बचा जाए। अब वो नेचर से डरना छोड़ चुके थे और साथ ही में जो नेचर थी उसको ब्लाइंडली यूज़ करना शुरू कर दिया था उन्होंने अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए उन्होंने नेचर को ब्लाइंडली यूज़ करना शुरू कर दिया। पेड़ काटते गए, उन्होंने सोचा नहीं कि बाद में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर और भी कई चीज़ें करते गए और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। और ये जो डैमेज हुए इसमें क्या क्या हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो था इन्वायरमेंट का वो कम हुआ, ओजोन लेयर डिप्लेशन होने लग गई, कम होने लग गई धीरे धीरे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग गए, साथ ही में जो लेवल था लैंड का वो भी रिड्यूस होने लग गया। तो ये सारी जो थी ये प्रॉब्लम्स आई हमें किस वजह से, नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की वजह से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अब ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी थी जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ उसके हिसाब से क्या क्या इफेक्ट आए, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें बदली उसके साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। पुराने टाइम में जो ह्यूमन था वो नेचर से अटैच्ड था, ठीक है, अटैच टू द नेचर, वो नेचर से अटैच था, मतलब सारी नेचर चीज जैसे हमने डिटर्मिनिज्म में पढ़ा नेचर से बताती थी, तो वो मतलब वो नेचर से अटैच था, वो उसी के हिसाब से काम करता था। ये क्यों था, क्योंकि वो एक तो नेचर के बारे में बहुत कुछ चीज़ें नहीं जानता था और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। इस वजह से जो ह्यूमंस थे वो नेचर से अटैच थे उस टाइम पे। बट स्लोली क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने लगे, ठीक है, और वो जब टेक्नोलॉजी के बारे में जानने लगे तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से उन्हें ये पता लगा कि वो एक साल में 2 क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। ये क्यों हुआ, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्हें पता लग गया। अब वो पैटर्न्स यूज़ करते थे जिससे वो 2 क्रॉप्स एक ईयर में उगा सके। नेविगेशनल स्किल्स जो थी, यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए जो स्किल्स थी, और साथ ही में जो व्योग्स थे, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें थी ये डेवलप नहीं हुई थी उस टाइम तक इतनी, मतलब जो दूर दूर की यात्रा थी या तो समुद्री रास्ते थे या फिर हवा के रास्ते से, ये इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी थी उस टाइम पे, जब नेचर जो था वो ह्यूमंस को कंट्रोल करता था, या जो ह्यूमंस थे वो नेचर से अटैच थे। बट अब क्या था, अब हम एक जगह से दूसरी जगह नेविगेशनल सिस्टम को यूज़ करके आ जा सकते थे बिना किसी खतरे के। मतलब हम एक जगह से, मान लो हम यहाँ पे हैं, आज हम इंडिया में हैं, हम यहाँ से समुद्री रास्ते से सी के थ्रू हम कहीं भी जा सकते हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में हम जा सकते हैं, ठीक है। किस वजह से, ये हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है आगे बढ़ने के लिए। बट ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी हमारे मतलब पतन का कारण हो सकती है। मतलब जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो नेचर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो सोच समझ के करना चाहिए, नेचर के साथ रह के करना चाहिए, नेचर को अपने साथ सोच के करना चाहिए कि अगर ये हम कर रहे हैं तो इससे हमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर channel, and don't forget to follow us on Instagram. Our Instagram ID is its_Miraki_07. Thank you very much.